आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन से। इस तरह का क्वेश्चन पीछे जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसके लगभग सारे सेट में दो दो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। अभी हम लोग देख रहे हैं 3250 प्लस वाली बुक से रीजनिंग का सेट, और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। इसके पीछे जो भी क्लासेज हुई है, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। पी क्यू आर एस टी यू और भी एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2, इसी तरह से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। यानी कुल इस इमारत में कुल मिला के 7 मंजिल है। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, इसी प्रकार से आगे 4, 5, 6 और सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। ऐसा ही तो बोल रखा है, क्रम से है बिल्कुल। आगे बढ़िए। अब क्या बोला है यहाँ से, बोला है क्यू मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है। क्यू कहाँ पे रहता है? 2 पे। एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, लास्ट में जाकर के पूछा क्या है, पूछा है पी किस मंजिल पे रहता है। हमें बस यह खोजना है कि पी किस मंजिल पे रहता है। जैसे ही यह पता चला कि पी किस मंजिल पे रहता है, बाकी के चीज़ों को हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए बोला है क्यू मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है। क्यू कहाँ पे रहता है सर? क्यू रहता है मंजिल क्रमांक 2 पे। 2 पे आपका रहता है क्यू, तो यहाँ पे क्यू को रख दिए। आगे बढ़ते जाइए। अब आगे बोला है आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर। आर कहाँ रहता है? यू के ऊपर। तो यहाँ ना तो आर है ना ही यू है। आगे बढ़ते जाइए छोड़ के। एस भी के ठीक नीचे। एस कहाँ रहता है? भी के नीचे। ना तो एस है ना ही भी है। आगे बढ़ते जाइए इस लाइन को छोड़ के। टी और पी के मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति। टी और पी के बीच 3 व्यक्ति। ना तो यहाँ पे टी है कहीं, ना ही पी है। आगे बढ़ते जाइए। आगे बोला है आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। इसको रख सकते हैं। आर कहाँ रहता है? सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, यानी 7वीं मंजिल पे आर हो जाएगा। आगे देखिए, आर और पी के मंजिलों के बीच केवल 1 व्यक्ति। आर और पी के बीच कितना व्यक्ति रहता है? 1 व्यक्ति। तो आर यहाँ है, पी को कहाँ रखे कि इसके बीच में 1 व्यक्ति होगा? यहीं पे ना। आर और पी के बीच देख लीजिए केवल 1 व्यक्ति। अब यहाँ से देखिए, यह तो क्लियर हो गया ना कि पी कौन से मंजिल पे रहता है। यही तो हमें बताना था, पी किस मंजिल पे रहता है? 5वें मंजिल पे। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो गया। इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हर एक मंजिल पर कौन है इसको निकालना, तो आइए इसको हम लोग कंप्लीट भी करते हैं। यहाँ तक देखिए, आर और पी मंजिलों के बीच केवल 1 व्यक्ति। अब वापस से दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। क्यू को बिठा चुके हैं। आगे देखिए, आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर। आर कहाँ रहता है? यू के ठीक ऊपर। तो आर यहाँ पे है, इसका मतलब यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे बोला है एस भी के मंजिल के ठीक नीचे वाली। एस कहाँ रहता है? भी के ठीक नीचे वाले। एस कहाँ रहता है? एस बोला है कि एस भी की मंजिल के ठीक नीचे। तो एस भी के मंजिल के ठीक नीचे, तो भी को कहाँ रखे कि उसके नीचे एस को रख सकते हैं? यहीं पे ना। भी को यहाँ रखेंगे तभी तो एस को यहाँ पे रख पाएंगे, क्योंकि 2 जगह यहीं पे तो खाली है। तो 7 में से 6 व्यक्ति को बिठा दिए हैं। 1 व्यक्ति आपका बच रहा है और एक सीट भी बच रहा है। क्या बच रहा है? पी क्यू को बिठा चुके हैं। आर भी बैठ चुका है। टी यू भी बैठ चुका है। बचा कौन? देख लीजिए बचा कौन है इसमें? पी क्यू आर एस टी बचा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो बचा हुआ जगह है उस पर किसको बिठा देंगे? हम टी को बिठा देंगे। देख लीजिए सबका सीटिंग हो गया है, लेकिन इतना करने का हम लोग को ज़रूरत नहीं था। आंसर हम लोग का पहले ही निकल चुका था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन इस सेट में आगे भी आपको मिलेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का यह है। यहाँ पे वेन डायग्राम आपका दे रखा है। बोला यह है कि निम्नलिखित चित्र में आयत विद्यार्थियों को, यह जो पूरा आयत है ना, वह किसको दर्शाता है? पूरा का पूरा जो आयत है वह दर्शाता है विद्यार्थी को। इसके अंदर जो भी है सबका सब आपका विद्यार्थी है। ठीक है भाई। आगे देखिए क्या बोला है। वृत्त लड़कियों को, जो वृत्त देख रहे हैं ना, यह किसको दर्शाता है? सर वृत्त दर्शाता है लड़कियों को। जो भी वृत्त के अंदर होगा वह सब का सब जो है वह लड़कियाँ होंगी। आगे बोला है कि अंडाकृति जो है वह कला संकाय को, अंडाकृति का जो आकृति है, यह वाला जो आकृति है वह किसको दर्शाता है? कला संस्कृति को। यह किसको दर्शाता है? कला संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए कला संस्कृति को कौन दर्शाता है? कला संस्कृति को, अंडाकृति वाला कला संकाय को। ठीक है, आगे। और त्रिभुज खेलकूद को। त्रिभुज किसके लिए है? त्रिभुज आपका खेलकूद के लिए है। यहाँ जो भी आकृति है सबको स्पष्ट किया गया है कि कौन सी आकृति किस चीज़ को दर्शाएगा। त्रिभुज खेलकूद के लिए है, जो अंडाकृति है वह कला संकाय के लिए है, जो सर्किल में होगा वह लड़कियां हैं, और जो पूरे आयत के अंदर होगा वह क्या है? वह आपका विद्यार्थी है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे देखिए
विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं और उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा है कितनी लड़की विद्यार्थियों ने, अब जो भी इसके अंदर होगा सब तो विद्यार्थी होगा, हमें क्या क्या चुनना है। देखिए कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया। लड़की होना चाहिए और कला संकाय में होना चाहिए। लड़की और कला संकाय, तो लड़की कौन होगा, जो सर्किल में होगा वही तो लड़की होगा, और कला संकाय जो कि आपका अंडाकृति में होगा वही तो कला संकाय होगा। किया और वे खेल कूद में भाग नहीं लिया, यानी कि हमें चुनना है वैसे लड़कियों की संख्या जो कला संकाय में तो है लेकिन खेल कूद में नहीं है। खेल कूद में नहीं है मतलब कि त्रिभुज में नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए, ऐसे लड़कियों की संख्या बताइए जो कि सर्किल में है और आपका किस में है, सर्किल में है और आपका अंडाकृति में है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है। तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, 211। तो 211 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से जिस क्रम में आपका क्वेश्चन पूछा है उसी क्रम में आंसर होगा। तो पहले 211 एकमात्र ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए और क्या पूछा है, तथा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का संख्या पूछा। भाई इस आकृति के अंदर जो भी होगा सब विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियां नहीं हैं। देखिए लड़कियां नहीं है मतलब इस आकृति में नहीं होना चाहिए। खेल कूद में भाग लेते हैं मतलब ट्रायंगल में हो, ठीक है, और कला संकाय का भी चयन किया हो मतलब ट्रायंगल में भी हो और अंडाकृति में भी हो। इसका संख्या कितना है, 178। तो हमारा आंसर 211 और 178 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए कथन दिया गया और उसके आधार पर तर्क दिया गया है। कथन क्या है, अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाया है। देखिएगा यहाँ पे कथन क्या है, कथन बोला गया है कि अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाया है। मतलब सूखा और कचरा और गीला कचरा को क्या करना है, अलग अलग करना है। जो नहीं किया है उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। अब इसका तर्क क्या है, यहाँ समझिएगा तर्क क्या है। सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है, तभी तो जुर्माना लगाया है। तो यह क्या होगा, यह बात बिल्कुल सही होगा, यह तर्क बिल्कुल सही है। क्योंकि व्यवस्था अगर नहीं दिया जाएगा फिर आप अनिवार्य भी नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था दिया गया होगा कि सूखा कचरा अलग डालना है, सूखा कचरा डालने का और गीला कचरा डालने का, तभी जाकर के यहाँ पे जो है वह आपका जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा देखिए क्या बोला है, कचरा पृथक्करण मतलब अलग अलग को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। अगर अलग अलग उपलब्ध नहीं कराया गया है तो फिर इसके लिए फाइन जुर्माना देने का जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब अलग अलग व्यवस्था किया गया है, जो इस कथन से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे तर्क 1 और तर्क 2 दोनों जो है वह समर्थन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। तर्क 1 और तर्क 2 दोनों का यहाँ पे समर्थन किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे है OPQRST और U 7 डब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब ऐसे नहीं है कि PQRST आप सीधे लिख दीजिए। आगे बोला है R और P के बीच केवल एक डब्बा। भाई R और P के बीच से शुरू नहीं करिएगा, वहाँ से शुरुआत करिएगा जहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चले कि इसका पोजीशन क्या है। अब बोला है S और T के बीच एक डब्बा, चलिए इसको भी छोड़िए आगे बढ़िए। P और Q के बीच एक डब्बा, इसको भी छोड़िए आगे बढ़िए। बोला है Q को सबसे नीचे रखा गया है। Q को कहाँ रखा गया है, सबसे नीचे, यानी 7वां डब्बा यही है, सबसे नीचे Q को रखा है। T को Q के ठीक ऊपर, T को कहाँ रखा गया है, Q के ठीक ऊपर, T को Q के ठीक ऊपर। S और Q के बीच कितना डब्बा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, S और Q के बीच में कितना डब्बा है। Q सबसे नीचे है, S और Q के बीच में कितना डब्बा। जैसे ही S बैठेगा यह बात पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं काम। अब फिर से ऊपर से पढ़ते हैं, जितना बिठा पाए बिठा दिए, फिर से ऊपर चलिए। बोला है R और P के बीच केवल एक डब्बा, R और P के बीच केवल एक डब्बा। तो इससे हम R या P को नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि इसमें ना तो R है ना P है। आगे बढ़िए, S और T के बीच केवल एक डब्बा। देखिए S और T के बीच केवल एक डब्बा, तो S को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तभी तो S और T के बीच देख लीजिए एक स्थान छोड़ करके S और T के बीच केवल एक डब्बा, तो T को यहाँ रखेंगे और S को यहाँ रखेंगे, तभी तो इसके बीच में क्या होगा, एक डब्बा होगा। और S भी बैठ चुका है और Q भी बैठ चुका है। यहाँ से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा था, S और Q के बीच में कितने डब्बे, एक और एक, 2 डब्बा। एक डब्बा का नाम पता है, दूसरा का नाम नहीं पता है। हम लोगों से नाम नहीं पूछा है, बोला है S और Q के बीच में कितना डब्बा। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जहाँ से आंसर पता चल जाएगा वहीं हम लोग रुक जाएंगे, उसके आगे के भाषा पे हमें ध्यान नहीं देना है।
आगे चलिए देखिए क्या है। 7 मित्र PQRSTU भी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 7 व्यक्ति बैठा हुआ है और सबका चेहरा जो है केंद्र के तरफ है। तो 7 व्यक्ति को बिठाइए, सबका चेहरा केंद्र के तरफ कर करके 2 हो गया, यहाँ पे 3, या आपका 4, 5, 6 और 1 7, 7 व्यक्ति को केंद्र की तरफ मुंह करके बिठा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस और क्यू के बीच में केवल आर बैठा है। यहाँ से काम नहीं चलेगा, काम हम लोग का वहाँ से शुरू होगा जहाँ से बाएं दाएं बोला जाएगा। पी और भी के बीच में केवल टी बैठा है। आगे चलिए, इसको भी छोड़िए, आगे बढ़िए। भी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहाँ से शुरुआत करिए। भी कहाँ है? क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो पहले क्यू को बिठा लीजिए और क्यू के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे किसको बिठा देना है? भी को बिठा देना है। चलिए, भी को हम इस लाइन का काम कर लिए। भी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। आगे बोला है भी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। भी कहाँ पे है भाई? यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यू को हम कहाँ बिठाएं कि यू से बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा भी दिखे? यू को यहीं पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि बोला है भी कहाँ है? यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो भी तो बैठा हुआ है, यू को आप वहाँ बिठाइए जहाँ से बाएं तीसरा आपको भी दिख जाए। ठीक है, आगे चलिए। पूछा क्या है? आर के दाईं ओर कौन बैठा है? आर के दाईं ओर कौन बैठा है, यही हमें निकालना है। अब ऊपर जो छोड़ के चले थे, आइए उसको बिठाते हैं। Q और S के बीच केवल R, Q और S के बीच केवल R। तो हम यहाँ पे तो S को नहीं बिठा सकते हैं, Q यहाँ पे बैठा हुआ, अगर यहाँ पे S को बिठाएंगे तो Q और S के बीच में U हो जाएगा। तो हमें S को यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा, तभी Q और S के बीच जगह बचेगा, और जो जगह बचेगा उसमें किसको बिठाना है? R को। क्या बोला है? Q और S के बीच कौन बैठा है? सॉरी, Q और S के बीच R बैठा है, तो बिठा दिए। अच्छा, सवाल सोल्व हो गया हमारा। क्या बोला है? R के दाईं ओर बगल में कौन है? देखिए, R के दाईं ओर बगल में कौन है? S है। आंसर इस क्वेश्चन का निकल गया, लेकिन आप चाहे तो बचे हुए व्यक्ति को भी बिठा सकते हैं। आगे चलिए। P और V के बीच केवल T, P और V के बीच केवल T। तो P को कहाँ बिठाएंगे? यहीं पे बिठाएंगे, तभी तो P और V के बीच जगह बचेगा, और इस जगह पे किसको बिठा देना है? T को बिठा देना है। तो सभी 7 व्यक्ति को यहाँ पे हम लोग बिठा दिए हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बना सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते समय, जो पजल वाला क्वेश्चन आप देखे थे, फिर इस तरह का क्वेश्चन है, सोल्व करते समय आप यह भी देखिएगा कि वास्तव में क्वेश्चन आपका क्या है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर पहले ही निकल जाता है तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि सभी 7 व्यक्ति को यहाँ पे बिठा करके ही तब जा करके आप अपना आंसर सोचिए। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए, हमारा एक बैच चल रहा है मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर। वहाँ पे तो आपको कई सारा बैच मिलेगा, जैसे मैथ फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, एलपी टेक्नीशियन का मास्टर बैच है। साथ ही साथ यह बैच हमने नया स्टार्ट किया है, जो ब्रह्मास्त्र बैच है, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको कराया जाएगा। और इस बैच के अंदर जो है वह सारे नए क्वेश्चन, खासतौर से 2022 और 23 के अंदर जो भी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो है वह यहाँ पे सजाया गया है, और सारे लेटेस्ट ट्रिक जो है वह आपको इस बैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस कंप्लीट बैच का फी आपका 399 रुपये है, जिसमें मैथ फाउंडेशन बैच का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाता है। 350 रुपये का एक मैथ फाउंडेशन बैच है, जिसका सब्सक्रिप्शन आपको इस बैच के अंदर फ्री मिल जाएगा, साथ में इसका कंटेंट तो आपको मिलेगा ही। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यह कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा, यहाँ सब संख्या प्रतीक दिया गया है, और इसका कूट कहने का मतलब इसका कोड नीचे दिया गया है। जैसे 9 का कोड L है, 5 का कोड K है, 3 का कोड J है, इस प्रकार से सबका कोड आपका दिया गया है। कंडीशनल क्यों है? यहाँ देख लीजिए, शर्त लगा दिया है, कंडीशन लगा दिया है कि कोड तो है लेकिन कुछ शर्तों का पालन आपको करना है। क्वेश्चन पे सीधे आइएगा, क्या है क्वेश्चन? है 7, 9 एंड 8। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 7, 9 एंड इसके अलावा 8। 7, 9 एंड 8 प्रतिशत है, इसके अलावा हैश है, और फिर क्या है आपका 3 है। इसका कोड हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसी का कोड बताना है। क्वेश्चन तो यही है, इसका कोड हमें बताना है कि क्या होगा। अब 7 का कोड देखिए कितना दे रखा है? D दे रखा है, तो 7 का कोड तो D होगा, लेकिन पहले क्वेश्चन के कंडीशन को देखिए। कंडीशन क्या है? पहला, यदि पहले 2 घटक संख्याएं हैं और अंतिम घटक एक प्रतीक, तो पहले 2 घटक तो संख्या है, अंतिम घटक प्रतीक नहीं है। प्रतीक कहने का मतलब सिंबल नहीं है, पहला शर्त पूरा नहीं करता है जो क्वेश्चन है वह। दूसरा देखिए क्या बोला है, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक, क्या दूसरा घटक प्रतीक है? नहीं है, इस कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा है। तीसरा देखिए, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, तो है 9 के पहले क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न में कोई ऐसा संख्या जिसके पहले अभाज्य संख्या है, ठीक है।
तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को बदल दीजिए। अब जो तीसरा कंडीशन है वह फॉलो कर रहा है। तो तीसरा कंडीशन के अनुसार क्या करना है? तीसरा कंडीशन के अनुसार बोला यह था कि प्रश्न में अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके पहले आभास संख्या तो है, तो उस केस में आपको दो काम करना है। क्या करना है? काम आपको यह करना है कि प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूट को बदल दीजिए। तो पहला संख्या 7 का देखिए, तो कूट क्या है? कूट कहने का मतलब कोड, सर 7 का कोड डी है। 7 का कोड क्या है? डी है। और 3 का कोड, आखिरी तो 3 है, 3 का कोड क्या है? जे है। इन दोनों के कोड को आपस में बदल दीजिए, यानी जे आ जाएगा आप यहाँ पे और डी आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी सभी का कोड आपका क्या होगा? बाकी सभी का कोड आपका सेम होगा। तो पहले जे और लास्ट में डी वाला एकमात्र ऑप्शन है विकल्प डी, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी का तो कोड खोजना है, और इसका जो कोड होगा उसके पहले जे होगा और बाद में क्या होगा? डी होगा। बीच के कोड को भी लिख सकते हैं। देखिए 9 का कोड क्या है? एल, तो जे के बाद एल देखिए है यहाँ पे। उसके बाद एंड है, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? एंड का कोड आपका एफ हो जाएगा। आगे सबका कोड आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो इसमें होगा नहीं। बस आपको यह देख लेना था कि आंसर तो हमारा निकल गया। जैसे ही आंसर निकले फिर बाकी चीज़ों को आप छोड़ करके आगे बढ़ते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाए। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इन चिन्हों का संयोजन चुनना है। देखिए यहाँ पे देखिएगा जरा सा, 20 में 4 से भाग कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो पहले स्थान पर भाग वाला जो है उसको लेकर के देखिएगा, विकल्प ए लेके देखिए। तो पहले भाग, फिर गुना, फिर बराबर, फिर प्लस, फिर प्लस। तो 20 में 4 से भाग करेंगे 5, फिर गुना, 5 छक्के हो जाएगा 30, बराबर। इधर देखिए क्या है, यहाँ देखेंगे बराबर। अब बराबर करेंगे तो बाकी सबको जोड़ देंगे, 14 और 18 32 हो जाएगा, 32 2 34। अलग अलग वैल्यू आ गया आपका, यह आंसर हमारा नहीं होगा। बी में प्लस से शुरुआत किया, इसको छोड़ दीजिए। सी को चेक करिए, जो भाग वाला होगा वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है। तो पहले भाग, तो 20 में भाग करिए 4 से 5, फिर गुना, 5 छक्के 30, फिर प्लस 30 और 2 32। आगे देखिए यहाँ आ जाएगा बराबर, और फिर यहाँ पे है प्लस, तो 14 18 32। यानी विकल्प सी के डाटा को, चिन्हों को अगर आप यहाँ पे रखते हैं, जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ पे इन चिन्हों को रख के देखिए, यह इक्वेशन आपको सेटिस्फाई दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका जो संबंध इसके साथ है, वही संबंध वाला चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? जैसा संबंध यह इसके साथ रखता है, यह इसके साथ रखता है, वैसा ही रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, COW, पहले 3 को उल्टा करिए, WOC, BOY उल्टा करिए, YOB, 3 उल्टा किया है। देखिए TAN, NAT, GLE, ELG। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए MAN है, तो NAM होना चाहिए, नहीं है, हटा दीजिए, यह ऑप्शन गलत हो गया। FLO, OLF, ठीक है। WER, तो REW है, यानी वैसा रिलेशन वाला विकल्प बी है, तो विकल्प बी हमारा आंसर होगा। जो रिलेशन यहाँ पे था वैसा ही रिलेशन वाला ऑप्शन आपका कौन सा है? विकल्प बी है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इनइक्वालिटी का सवाल है, सोल्व करिए। किस तरह से होता है देखिएगा, सीधे आपको आ जाना है निष्कर्ष के ऊपर। यही तो चेक करना है कि यह निष्कर्ष हमारा सही है कि गलत है। तो आप देखिए, पहले एच है और बाद में एस है, तो एच से आपको चलना है एस के तरफ। एच से एस के तरफ चलिए, देखिए चिन्ह क्या क्या मिलता है। सर एच से अगर हम चले एस के तरफ, तो सबसे पहले मिलेगा ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा? ग्रेटर देन, इक्वल टू। क्या इसमें कहीं लेस देन मिला है? नहीं मिला है, तो यह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। इसके बीच का सही जो होता आपका रिलेशन, वह होता एच ग्रेटर देन एस। जब यह सब का सब चिन्ह आ जाए, देख ग्रेटर देन आए, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू आए, तो सही रिलेशन इसके बीच में ग्रेटर देन होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू तीनों आ जाए तो सही रिलेशन उसके बीच में क्या होगा? ग्रेटर देन। अगर यह नहीं आता है तब यह रिलेशन सही हो जाएगा, और जब यह दोनों नहीं आएगा तब यह सही हो जाएगा। यानी हमेशा इसको प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता इसको देना है। ठीक वैसे ही अगर लेस देन आए, लेस देन इक्वल टू आए और इक्वल टू आए, तो इसके बीच का जो सही रिलेशन होगा वह लेस देन होगा। लेस देन नहीं आए तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर लेस देन आता है तब तो यही सही होगा, नहीं आता है तो लेस देन इक्वल टू सही होगा, और अगर यह दोनों नहीं है तब इक्वल टू सही होगा।
अब ए से चलते हैं y के तरफ, ए से y के तरफ, पहले ए है तो पहले ए से चलेंगे y के तरफ। अब ए से y के तरफ चलिएगा तो ध्यान रखिएगा चिन्ह उल्टा हो जाएगा। हम अगर y से a के तरफ चले तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ेंगे, इक्वल टू पढ़ेंगे, इक्वल टू पढ़ेंगे, लेकिन a से y के तरफ तो उल्टा देखिएगा। सबसे पहले चिन्ह क्या मिलेगा, इक्वल टू, उसके बाद फिर से इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू। क्यों, क्योंकि शुरुआत हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरफ से, हम लोग पढ़ रहे हैं a के तरफ से। देखिए a के तरफ से जब आप चलिएगा, यहाँ देखिए a के तरफ से जब y की ओर चलिएगा तो इक्वल टू, और यह क्या है, लेस देन इक्वल टू y। a से लेस देन इक्वल टू y, तो यहाँ पे हम लिखे लेस देन इक्वल टू। अब जब यह तीनों चिन्ह आए तो उसमें प्रायोरिटी किसको देना है, लेस देन इक्वल टू को। तो लेस देन इक्वल टू है इसमें, यानी हमारा जो निष्कर्ष 2 है वह सही हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगर इस चीज़ को आपको समझने में दिक्कत हो तो इनइक्वालिटी वाले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के कंप्लीट इनइक्वालिटी के वीडियो को देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इनइक्वालिटी को पढ़ाया है, जहाँ से जाकर के आप जो है इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। दोबारा ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ चलिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में अपना समय बर्बाद मत करिए। यहाँ पे यह बताना है कि इन तीनों संख्याओं में जो रिलेशन है, फिर आगे इससे भी चेक कर लेना है, मतलब इन तीनों में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है। तो देखते हैं रिलेशन क्या है, गौर से देखिएगा। लास्ट के दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना का, सर 35 और 29 में 6 का डिफरेंस है, और 6 का डबल कर लीजिए 12, पैटर्न पकड़ में आ गया। लास्ट के दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का, 33 और 31 में 8 का डबल कर लीजिए 16। वैसा ही देख लीजिए 19 और 23 में 4 का अंतर, 4 का डबल 8, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। 18 और 21 में 3 का अंतर, 3 का डबल 6 होना चाहिए, नहीं है। देखिए 21 और 29 में 8 का अंतर, 8 का डबल बीच में 16 होना चाहिए, नहीं है। 33 और 27 में 6 का अंतर, 6 गुना 12 यहाँ पे नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। आगे चलिए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ने में समय आपको बर्बाद नहीं करना है, सीधे आइए क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखिए क्या है, 12 और 18 को जोड़िए 30 होगा, उसको आधा कर लीजिए 15। पिछला बार दोगुना किया था, इस बार आधा, अलग अलग लॉजिक आपका यूज होगा। 45 और 25 70, 70 का आधा 35। उसी प्रकार से देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, 15 और 25 कितना होगा, 40, 40 का आधा 20, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 14, 14, 28, 28 का आधा 14 होना चाहिए था, नहीं है। 13 और 17 30, 30 का आधा 15 होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ देखिए 19 और 1 20, 20 का आधा बीच में 10 होना चाहिए। तो यहाँ जो लॉजिक है, लास्ट के दोनों का योग का आधा बीच में, लास्ट के दोनों के योग का आधा बीच में, वैसा ही लॉजिक किस ऑप्शन में है, विकल्प ए में है। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोला है कि उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्या कहने का मतलब नंबर, हमें क्या चुनना है, ऐसे कितने नंबर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक, ठीक बाद एक प्रतीक, बाद में एक सिंबल होना चाहिए, जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक, पहले भी प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, जैसे यह सिंबल है, यह सिंबल है। हमें क्या खोजना है, ऐसे नंबर को खोजना है जिनके पहले भी प्रतीक, पहले भी सिंबल, बाद में भी सिंबल। देखिए तो क्या यह ऐसा नंबर है जिसके पहले और बाद में प्रतीक है, नहीं है। इसके पहले बाद प्रतीक नहीं है, इसके पहले बाद प्रतीक नहीं है, इसके पहले बाद प्रतीक नहीं है। इसके देख लीजिए, इसके पहले भी प्रतीक, बाद में भी प्रतीक। इसको देख लीजिए, इसके भी पहले भी प्रतीक और बाद में भी प्रतीक। उसी प्रकार से आगे चलिए, इसके पहले प्रतीक है, बाद में नहीं है। आगे चलिए, इस नंबर को देखिए, इसके भी पहले प्रतीक और बाद में भी प्रतीक है, तो एक इसको भी काउंट करेंगे। कुल मिलाकर कितना हो गया, 1 2 3। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। हमें क्या खोजना था, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले भी प्रतीक, ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनके पहले भी प्रतीक, ठीक बाद भी प्रतीक और ठीक पहले भी प्रतीक। और कोई है क्या, देखिए तो 3 नहीं है, 7 के दोनों तरफ नहीं है, 2 के दोनों तरफ नहीं है, 4 के दोनों तरफ नहीं है, 3 के दोनों तरफ है। ठीक है, आगे देखिए 4 के दोनों तरफ है, 8 के दोनों तरफ नहीं है, 8 के दोनों तरफ नहीं है, 6 के दोनों तरफ है। तो ऐसा कुल मिला के कितना है, 3 है, विकल्प हमारा आंसर होगा। बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया, वही काम हम लोग करेंगे। हमें क्या बताना है, P ग्रेटर देन S, तो P से S के तरफ चलिए, P से S के तरफ सीधा है, क्या क्या चिन्ह मिल रहा है देखिए, सबसे पहले इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर लेस देन। इसके बीच का सही रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन है तो लेस देन, P लेस देन S सही होगा। यहाँ पे क्या है आपका, P ग्रेटर देन S है, उल्टा चिन्ह है तो गलत हो जाएगा। Z से Q के तरफ चलिए, Z से Q के तरफ जब आप चलिएगा
यहाँ से यहाँ पे तो देखिए सिंबल क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर मिल रहा है हम लोगों को ग्रेटर देन, और फिर मिल रहा है इक्वल टू। यह 4 चिन्ह मिल रहा है जब जेड से क्यू के तरफ चल रहे हैं। जेड से क्यू के तरफ ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सब में प्राथमिकता किसको देना है? अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इसके बीच नहीं है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बहुत सिंपल में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेते हैं केवल क्वेश्चन को देख करके, लेकिन आपको थ्योरी इसका पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, प्लस का अर्थ भाग है, भाई जहाँ प्लस है वहाँ पे भाग कर लीजिए। प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, तो जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर लीजिए 4। उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ बोला है प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना, जहाँ माइनस है वहाँ गुना कर लीजिए 8। फिर देखिए भाग का अर्थ क्या बोला है? सर भाग का अर्थ है माइनस, जहाँ भाग है वहाँ माइनस कर लीजिए 3। और आगे गुना का अर्थ क्या बोला है? गुना का अर्थ है प्लस, जहाँ गुना है वहाँ पे प्लस। जिसका अर्थ जो बोला है उसको कर लीजिए। प्लस का अर्थ है भाग, तो जहाँ प्लस है वहाँ भाग लिख लीजिए। माइनस का अर्थ देख लीजिए, माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ माइनस है वहाँ गुना लिख लीजिए। भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ माइनस है, जहाँ भाग है वहाँ माइनस कर लीजिए। और गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ प्लस है, जहाँ गुना है वहाँ पे प्लस कर लेंगे। बाकी कैलकुलेशन बोर्ड मास के हिसाब से कर लीजिए। पहले भाग का करिए तो 16 में 4 से भाग करेंगे 4। उसके बाद गुना का करिए तो 4 8 32, और 32 और 2 34 में से 3 माइनस करेंगे 31। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए इसमें इससे भाग करेंगे 16 में 4 से 4, 4 8 32, 32 और 2 34 में से 3 माइनस करेंगे 31। आगे चलिए, यहाँ देखिए कथन और निष्कर्ष से है। हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? कथन के हिसाब से फटाफट से बना लीजिए वेन डायग्राम, और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निकालिए निष्कर्ष। बोला है सभी फ़ोन टैबलेट है, जो भी फ़ोन है उसको टैबलेट बना लीजिए। सभी फ़ोन टैबलेट है, कैसे बनेगा? फ़ोन के ऊपर से टैबलेट, ठीक है। फ़ोन के ऊपर से क्या होगा आपका? टैबलेट, तो सभी फ़ोन टैबलेट हो गया। और कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। टैबलेट का कोई भी जो हिस्सा है वह कैलकुलेटर, यह कैलकुलेटर है तो टैबलेट का कोई भी हिस्सा कैलकुलेटर नहीं है। और सभी ड्राइव कैलकुलेटर है। अब देखो जो भी ड्राइव है वह कैलकुलेटर है, तो ड्राइव कहाँ पे रहेगा? अंदर में रहेगा। यहाँ पे देखिए ड्राइव, जो भी ड्राइव है सब किसके अंदर? कैलकुलेटर के अंदर। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जो भी ड्राइव है सब के बारे में क्या बोला है? सब का सब कैलकुलेटर है, ठीक है। सब का सब कैलकुलेटर है, और जो भी कैलकुलेटर है वो आपका इस तरफ से नेगेटिव रिलेशन है। पहला निष्कर्ष, कुछ ड्राइव फोन है, कुछ ड्राइव फोन है, ड्राइव और फोन में नेगेटिव रिलेशन है, हटा दीजिए इसको। कुछ कैलकुलेटर फोन है, कैलकुलेटर फोन है नहीं, यह भी गलत हो गया। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, टैबलेट इधर है ड्राइव नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुपालन करता है, विकल्प डी आंसर हो जाएगा।